नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी शिक्षण कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग है, जिसमें से 30 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्त अगर हम चर्चा करें तो हम सभी बात कर रहे हैं अभी तक जो 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं, 7वां आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो दोस्त हम सभी देखते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं जो पिछले वर्षों में साथी, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे साथी। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न दोस्त आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और दोस्त इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। देखिए दोस्त, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में अभी तक आए हैं, जितना अभी तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया है। तो कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। बस इतना दोस्त जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। दोस्त आपके सभी के सामने पहला प्रश्न जो कारा है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। दोस्त आपसे ऐसा दोस्त कहा कि जब क्लास में क्या हो, क्लास में अधिक संख्या हो तो उसमें कौन सी सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। तो भाई साहब क्या वाद विवाद और विचार विमर्श के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, या दलगत कार्य के जरिए आप पढ़ाएंगे, या व्याख्यान विधि के जरिए, या दोस्त आपका स्वाध्ययन। तो दोस्त सबसे बेहतर कौन सा होगा जब क्लास में ज्यादा बच्चे हों, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में दस्त करा वाद विवाद और विचार विमर्श। भाई जब ज्यादा संख्या में बच्चे रहेंगे तो वाद विवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो फिर क्लास में हल्ला मच जाएगा। जब क्लास में हल्ला मच जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो दोस्त या तो विधि नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यह छोटे क्लास में किया जा सकता है, मतलब संख्या कम हो तो विचार विमर्श हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लास रूम में ऐसा नहीं हो सकता। तो आवाज ज्यादा होने लगी, क्लास का एनवायरनमेंट बेकार हो जाएगा। दलगत कार्य, दलगत कार्य का मतलब साथी होता है कि जब समूह में कार्य करना। भाई समूह में कैसे कार्य कर सकते हैं, जब बड़ी संख्या में होगा तो फिर समूह में कार्य नहीं हो सकता है। दोस्त एक ही रास्ता कि आप व्याख्यान देना शुरू कर दीजिए, आप लेक्चर देना शुरू कर दीजिए। आप सिर्फ खड़े होकर बच्चे सब सुने बैठ करके, और आप अच्छे से जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाइए, सिखाइए, व्याख्या दीजिए, और वही सबसे अच्छा दोस्तों। स्व अध्ययन दोस्त इसमें भी सफल नहीं होने वाला है। तो सबसे बेहतर तो होगा तब दोस्तों जब अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि होगी वह व्याख्यान विधि होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर। छात्राओं के विस्तृत कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु सबसे अच्छी क्या है, अच्छी विधि कौन सी है दोस्त। दलगत कार्य है, या व्याख्यान है, प्रदर्शन है, या सम्मिश्रित विधि है। दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन, छात्र और छात्राओं की मिश्रित कक्षा में। दोस्त क्लास में क्या है, छात्र, उस रूम में छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। तो कह रहा है इनकी मिश्रित कक्षा में बात कर रहा है कि सहयोग उन्नत करने के लिए सबसे अधिक विधि कौन सी होगी। क्या व्याख्यान विधि होगी दोस्तों? नहीं, ऐसा विधि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी कक्षा में दोस्त यूज किया जाएगा। प्रदर्शन दोस्त यहाँ पर नहीं होगा, सम्मिश्रित विधि भी नहीं, यहाँ पर दलगत कार्य करेंगे हम सभी। आप एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखेंगे। बच्चे और बच्चियों का एक समूह बना दीजिए, उसमें बच्चे और बच्चियां एक साथ बैठ करके सीखने का प्रयास करेंगे, अपने राय देंगे, सामने वाला भी बच्चा अपनी राय देगा, तो कहीं ना कहीं वह बेहतर होगा जब छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के लिए अच्छी विधि। दोस्तों सहयोग उन्नत करने की बात विधि हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन यह भी लिखा गया सहयोग की उन्नत करने के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सहयोग उन्नत करने की बात होगा तो आपका ऑप्शन संख्या सेकंड का ए ऑप्शन बन ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या थर्ड भी बात करें, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र है दोस्तों ऐसा। इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। इनमें से क्या शिक्षण विधि है दोस्तों, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, विषय वस्तु है। तो कौन सा केंद्र नहीं है, ऐसा दोस्त होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछा जाना चाहिए था दोस्त। हम इसको इरेज करते हैं और लिख देते हैं कौन सा नहीं है जी दोस्त। एकदम प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि इसमें से दोस्त कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा इसमें से दोस्त क्या नहीं बनेगा जी। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, कौन सा दोस्त इसमें से केंद्र नहीं है, लिख देता हूं दोस्तों कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है दोस्तों, आपको ऐसा बताना है।
तो कौन सा दोस्तों नहीं है? कृषि शिक्षण दोस्तों त्रिध्रुवी प्रक्रिया की बात करें तो जॉन डीवी इसको बताते हैं और इसमें 3 चीजों को बताते हैं दोस्तों। एक तो बताते हैं सबसे पहले शिक्षक होता है, शिक्षक को आप दोस्तों माना गया है, शिक्षक को स्वतंत्र चर माना गया, क्या स्वतंत्र चर माना गया है, स्वतंत्र चर माना गया है। वहीं पर शिक्षार्थी को दोस्तों, शिक्षार्थी को मिश्रित चर, शिक्षार्थी को दोस्तों आश्रित चर बोला गया, क्या शिक्षार्थी को आश्रित चर बोला गया, आश्रित चर बोला गया, आश्रित चर बोला गया है। वहीं पर दोस्त आप जानते हैं एक होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को दोस्तों बोला गया मध्यस्थ चर, क्या बोला गया, मध्यस्थ चर बोला गया है। तो मध्यस्थता का चर इसमें आपका मध्यस्थ चर बोला गया है। तो इसका सीधा सा दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें कह त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र नहीं है। तो शिक्षक है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है, तो इसका मतलब कौन सा नहीं, ऑप्शन संख्या दोस्त ए बनेगा। शिक्षण विधि इसमें से दोस्त नहीं होगा, सीधा सा दोस्त 3rd नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथी, वह करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें से बन जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। साथी आपसे करा कि शिक्षण का लक्ष्य है, जो दोस्तों आपको शिक्षण करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है दोस्तों, उसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? क्या कहता है, सूचना प्रदान करना यह लक्ष्य है, या छात्रों को क्रिया में शामिल करना दोस्तों इसका लक्ष्य है, या ज्ञान का अंतर्निविष्ट करना दोस्तों, या ज्ञान का अंतर्निविष्ट का मतलब है ज्ञान पहुंचाना, नॉलेज प्रोवाइड करना, या व्यवहार में वांछित व्यवहार लाना दोस्तों। शिक्षण का दोस्त लक्ष्य क्या होता है, जो एम क्या है, जो शिक्षण हम करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्त, क्या सूचना प्रदान करना हमारा लक्ष्य है दोस्तों? नहीं, सूचना प्रदान करना सिर्फ लक्ष्य नहीं है दोस्तों। छात्रों को व्यवहार में शामिल कर, छात्रों को क्रिया में शामिल करना दोस्तों एकदम नहीं होगा। ज्ञान के अंतर्निविष्ट करना दोस्तों, क्या ज्ञान नॉलेज सिर्फ भरने के लिए है शिक्षण किया जाता? नहीं भाई, हम जो बच्चे में शिक्षण का करवाते हैं वह व्यवहार में वांछित व्यवहार लाना, कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में उस तरीके की चेंज लाना जिससे बच्चे का कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उन्नति हो पाए, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। एक तरीके से आप बोलिए व्यवहार में वांछित व्यवहार के अंतर्गत सभी आ गए। तो दोस्त इसका मतलब है शिक्षण का जो लाभ होगा, शिक्षण का दोस्त लाभ है वह व्यवहार में वांछित बदलाव लाना होता है दोस्त, इसका लक्ष्य होता है दोस्तों। करा कि 5वां प्रश्न आगमन विधि है दोस्तों। आगमन विधि आप जानते होंगे, तो आगमन विधि की जनक दोस्तों या तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि कार्य व्यधन है या अभ्यास है, विशिष्ट और सामान्य, विशिष्ट से सामान्य ओर होगा या सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो कौन सा इसमें से दोस्त आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? तो दोस्त आगमन विधि, आगमन और निगमन विधि की जनक दोस्तों अरस्तु माने जाते हैं। कौन दोस्तों? अरस्तु माने जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा, अरस्तु माने जाते हैं। अगर साथी इसमें से कह रहा है कि आगमन विधि, आगमन विधि का मतलब साथी होता है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि आगमन विधि का मतलब एक तरीके से पहले उदाहरण फिर नियम की तरफ ले जाना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या दोस्त विशिष्ट से स्पेसिफिक टू नॉर्मल की तरफ ले जाना। यहाँ पर लिख दी स्पेसिफिक टू आप कह सकते हैं नॉर्मल, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ या नॉर्मल की तरफ ले जाना, ऐसा दोस्त आप बोल सकते हैं आपका। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ दोस्त होगा, और सामान्य से विशिष्ट अगर दोस्त होता तो फिर आपका निगमन बन जाता। क्या बन जाता है? निगमन यहाँ पर होता है दोस्तों। निगमन आपका निगमन विधि लिखा होता है, निगमन विधि है तो दोस्तों निगमन विधि है तो तब आपका होता दोस्तों फिर सामान्य से विशिष्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, आपसे खूब पूछा जाता है। जब दोस्तों आगमन विधि लिखे रहेगा तो फिर आप विशिष्ट से सामान्य लिखेंगे, स्पेसिफिक टू नॉर्मल। दोस्तों जब आपसे कहे कि आपका करें कि सामान्य से विशिष्ट जब कहेगा तो दोस्त निगमन विधि करिएगा आप, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रश्न संख्या आपका 5वें का सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी सुकरात विधि है दोस्तों। सुकरात विधि की बात करें तो सुकरात विधि को दोस्तों हम बोलते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तरी विधि बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि बोलते हैं। सुकरात विधि को प्रश्नोत्तरी विधि बोलते हैं, ऐसा साथी हमको पता है। व्याख्यान प्रदर्शन, अनुसंधान दोस्तों, प्रश्न उत्तर या व्यवधान। दोस्तों व्यवधान तो नहीं होगा, व्याख्यान प्रदर्शन ना होगा, अनुसंधान की बात ना करते दोस्तों। आपका ऑप्शन संख्या दोस्त प्रश्न उत्तर। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात बोले जाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक बोले जाते हैं। आपका ऑप्शन संख्या 6वें का सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ बात करें प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए। इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। कौन सा इसमें से दोस्त परियोजना विधि की बात कर रहा है? प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहा है। इनमें से दोस्तों कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड की कह रहा है।
प्रोजेक्ट मेथड के लिए सही नहीं है। करेक्ट, शिक्षक केंद्रित, ये अगर वास्तविक जीवन में संपादित या सामाजिक वातावरण में घटित या उद्देश्यपूर्ण क्रिया, तो कहा इनमें से एक परियोजना विधि का के लिए सही नहीं है। कौन सा दोस्तों इसमें से परियोजना विधि के लिए सही नहीं होगा? अच्छा प्रश्न है साथी, प्रयास करेंगे आपसे बताने का कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन, कौन सा दोस्तों इसमें से आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षक केंद्रित में दोस्तों क्या बोला जाता है, एक दोस्तों या सत्तावादी बोला जाता है, क्या बोला था, सत्तावादी, सत्ता केंद्रित बोला जाता है, सत्ता केंद्रित बोला जाता है, केंद्रित शिक्षा बोली जाती है, इसे बोल सकते हैं सत्ता केंद्रित शिक्षा। जिसमें दोस्तों परियोजना में क्या होता है, परियोजना में दोस्तों हेल्प लिया जाता है, परियोजना विधि में दोस्तों क्या होता है, हेल्प लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसको बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा आप ऐसा बोल सकते हैं परियोजना में। तो साथ ही कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो शिक्षक केंद्रित वाला तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रहा है। वास्तविक जीवन में संपादित करना, तो कहीं ना कहीं बच्चे में इसमें परियोजना में दोस्तों, परियोजना मेथड में दोस्तों, विधि में जो आपका वास्तविक जीवन से संपादित होता है दोस्त, या भी सामाजिक वातावरण में घटित होता है, जो आपके सोशल, जो अगर सोसाइटी की बात करें, सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें घटित होता है दोस्तों, और उद्देश्यपूर्ण क्रिया भी साथी है, लेकिन आपका शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। तो सेवंथ का दोस्त राइट ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए दोस्त करा, नाटक या भूमिका, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए दोस्तों, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए दोस्तों, क्या है, विज्ञान पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए, इतिहास पढ़ाने के लिए, भूगोल के लिए। दोस्तों गणित में दोस्तों क्या करते हैं, एक तरीके से गणित एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों, एक गणित और विज्ञान एक प्रैक्टिकली आपका सब्जेक्ट बन जाता है, वहीं पर भूगोल भी बन जाता है। लेकिन दोस्त नाटक और भूमिका निर्वाह अनुकूलन की बात करेगा तो वो इतिहास बनेगा, हिस्ट्री आपका बनेगा साथी, और हिस्ट्री आपका यहाँ पर बन जाएगा। राइट ऑप्शन दोस्तों, जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी बनेगा, क्योंकि आप विज्ञान साइंस को जानते हैं दोस्तों, एक प्रैक्टिकली है, एक प्रोजेक्ट आधारित है, एक आपका लेबोरेटरी में चीजें होती है, नाटक वाली चीजें तो है नहीं। आपका विज्ञान गणित भी नाटक वाली चीजें नहीं है दोस्तों, भूगोल भी नहीं, लेकिन इतिहास नाटक के थ्रू हो सकता है, उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से राजा महाराजा ये सभी होते थे, उनको एक नाटक के रूप में कन्वर्ट करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं। दोस्त 9th नंबर के लिए मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण दोस्तों करा, प्रयोगशाला या कहानी कथन या प्रदर्शन करना या दो प्रयोग के परिणाम में परिकलन। दोस्तों क्या होगा इसमें से, दोस्तों करा कि कौन सा गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक मतलब एक तरीके से करने की जोर देगा, मतलब आप खुद करेंगे इसमें। तो प्रयोगशाला में जो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा, प्रयोगशाला लेबोरेटरी आपका इसमें से सही होगा। कहानी कथन एक तरीके से दोस्तों ये आपका मनोगत्यात्मक क्रिया नहीं है। प्रदर्शन करना दोस्तों मनोगत्यात्मक नहीं है, लेकिन आपका प्रयोगशाला क्या मनोगत्यात्मक क्रिया है। ऑप्शन संख्या दोस्त ए बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए। 9th का दोस्त अगर बात करें तो 9th का सीधा सा दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या ए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर पर बात कर देते हैं साथी, कहा कि विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम क्या है। कहा दोस्तों विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने की नियम दोस्तों पूछ रहा आपसे क्या है। कहा कि शिक्षण विधि है, या दोस्तों कहा कि शिक्षण सिद्धांत है, या शिक्षा प्रविधियां हैं, या कहा शिक्षण आपका कार्यनीति है। तो दोस्तों विषय वस्तु को, सिलेबस को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेबस को आसान ढंग से प्रस्तुत करने का नियम दोस्तों शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। शिक्षण का सिद्धांत आपने सुना होगा दोस्तों, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, इस तरीके से बच्चे के व्यवहार से जोड़कर, मतलब एक तरीके से सिखाने का। बच्चे के जो दोस्तों प्रजातांत्रिक होने चाहिए, वह बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। तो तमाम तरीके के आपके सिद्धांत बोले जाते हैं, जो शिक्षण के सिद्धांत है जिससे दोस्त बोला जाए, तो आप कह सकते हैं। तो आप विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का जो नियम है, रूल है, आसान तरीके से एक सरलतम रूप से प्रस्तुत करने का नियम दोस्तों वो शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन संख्या दोस्त आपका बी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी। जैसे आप बात किया जाता है भाई, बच्चों को कोई हम ज्ञान दें तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखा दें, और बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा पर जोड़ दिया जाए, बच्चे के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर सिद्धांत दिया जाए। बाल प्रजातांत्रिक का मतलब होता है दोस्तों बच्चे का उसमें
रोल हो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 10 का जो बनेगा वह बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रस्तावना संबंधित है दोस्तों, प्रस्तावना किससे संबंधित है दोस्त? क्या पूर्व ज्ञान से है, नवीन ज्ञान से है या विशिष्ट उद्देश्य से है, उद्देश्य कथन से साथी? तो प्रस्तावना दोस्त जो बनाया जाता है वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। प्रस्तावना दोस्तों क्या दिया जाता है? प्रस्तावना का मतलब ही होता है दोस्त जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है उसी को प्रस्तावना में क्या किया जाता है, उसी के अनुरूप एक प्रस्तावना बनाई जाती है और उसी के अनुरूप बच्चों को सिखाया जाता है। तो प्रस्तावना को हम सीधा दोस्त बोलते हैं पूर्व ज्ञान से है। प्रस्तावना जो संबंधित होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान से होता है, नवीन ज्ञान से नहीं होता है। प्रस्तावना जो दोस्त बनाया जाता है वह पुरानी चीजों को मैंने जो सिखाया उसी के अकॉर्डिंग प्रस्तावना बनाते हैं और उसको बच्चे को सिखाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो 11th का जो राइट ऑप्शन दोस्त बनेगा वह सीधा सा 11th का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों जी, आपके सामने 12 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, इसे साथ ही देखने का प्रयास करें कि आपका राइट ऑप्शन 12 नंबर के लिए प्रस्तावना दोस्त संबंधित है वह पूर्व ज्ञान से। ठीक है, कह रहा कि पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। दोस्त पाठ योजना में जो गृह कार्य संबंधित होना चाहिए ऐसा कह रहा है पूर्व ज्ञान से, कह रहा पुनरावृत्ति से या क्रिया छात्र क्रियाशीलता से या नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। जी दोस्त अच्छा प्रश्न है, देखिएगा अच्छा प्रश्न साथी। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। जो पाठ योजना में दोस्त आप बनाते हैं उसमें गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों कैसे होना चाहिए ऐसा आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा साथी। आपसे कह रहा पाठ योजना में दोस्तों जब हम पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित जो पाठ योजना बच्चे के सामने हम बना करके प्रस्तुत करके बच्चे को सिखाते हैं, तो कह रहा कि उस पे पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। जो हम होमवर्क देते हैं उसके रूप वह कैसा होना चाहिए? दोस्त जब हम बच्चे को सिखाएं तो कह रहा कि जब बच्चे को हम सिखा रहे हो कोई चैप्टर के बारे में, पाठ योजना के बारे में, कोई पाठ का लेसन का योजना लेसन प्लान बना रहे हो, तो गृह कार्य किससे संबंधित होना चाहिए? जो वर्क दे रहे हैं बच्चे को, होमवर्क दे रहे हैं, पूर्व ज्ञान से? सिर्फ बच्चे को पूर्व ज्ञान से होना चाहिए? भाई सिर्फ पूर्व ज्ञान से नहीं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ पूर्व ज्ञान से ही होना चाहिए। पुनरावृत्ति से दोस्तों, पुनरावृत्ति से भी नहीं होना चाहिए। छात्र क्रियाशीलता से दोस्त ये ऐसा नहीं। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्त हमने जो लेसन प्लान बनाया है वह तो नवीन ज्ञान होगा भाई, नवीन ज्ञान है ना, नवीन ज्ञान है। और नवीन ज्ञान है तो नवीन ज्ञान जो हमने बच्चे को सिखाया है वह नवीन ज्ञान बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही सिखाया है भाई, पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही तो सिखाया है, नवीन ज्ञान को जोड़कर ही सिखाया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। सिखाया दोस्तों, तो सिखाया दोस्तों अगर है बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही सिखाया है तो कहीं ना कहीं नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हम तो नवीन ज्ञान को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और पुराने ज्ञान से रिलेट करके, तो सीधा सा दोस्त 12 का ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। तो दोस्त इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते थे, आपको लगता है कि छात्र क्रियाशीलन भी हो सकता था, आपको लगता है पूर्व ज्ञान भी हो सकता है, तो इसमें आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते दोस्तों। 12 का ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है दोस्तों। पाठ योजना की खोजी प्रश्न की आवश्यकता है पूर्व ज्ञान से दोस्त, पूर्व अनुभव से या विषय ज्ञान से या उपरोक्त सभी। तो दोस्त पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता क्या है? प्रश्न संख्या साथी अगर बात करें तो इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा? पाठ योजना के खोजी प्रश्न। पाठ योजना की जो खोजी प्रश्न है मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ नया क्वेश्चन की प्रश्न की आवश्यकता क्यों है? पूर्व ज्ञान से दोस्तों एकदम सही है, पूर्व अनुभव से यह भी सही है दोस्तों, विषय ज्ञान यह भी सही है। आपका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। उपरोक्त सभी जब आ जाता है साथी तो वैसे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वही चांस सही होने का। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि, करा विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है दोस्तों। कह रहा विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक जो है आप एक तरीके से पर्पज उद्देश्य को उपलब्धि करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है दोस्त। संपट्टकार होता है या दोस्त उद्देश्य कथन होता है या पुनरावृत्ति होता है या मूल्यांकन होता है। अगर दोस्त किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति उपलब्धि करना है तो सुनिश्चित करने हेतु उपयोग क्या किया जाता है? क्या हम संपट्ट कौशल कार्य का इस्तेमाल करते हैं या उद्देश्य कथन का इस्तेमाल करते हैं? तो हम दोस्त अगर बात किया जाए तो किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए? कुछ नया करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? क्या उद्देश्य को बनाते हैं, उद्देश्य कथन बनाते हैं या संपट्ट कार्य का यूज करते हैं? पुनरावृत्ति करेंगे दोस्तों या मूल्यांकन करेंगे? दोस्तों हम मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि भाई साहब जिस उद्देश्य के लिए, जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम
चीजें खोज रहे हैं उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, वह उसको प्राप्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको हम मूल्यांकन करते रहेंगे दोस्तों, इवैल्यूएशन करते रहेंगे। और जहां पर बच्चा फंस रहा होगा उसको सहयोग दे करके हम उस विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए चीजें पहुंचाएंगे। तो यही तो करा है विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि। तो जो कोई विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि करने प्राप्ति करने के लिए दोस्तों सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जाता है वह मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं क्या करना, हेल्प करना, सहायता देना, मदद करना। तो दोस्त जहां बच्चा फंस रहा होगा वह विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति करना है और उसमें मूल्यांकन करते हुए हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे और सिखाते चलेंगे। श्यामपट्ट कार्ड दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर है। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है दोस्तों, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है प्रथम पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में, या तीसरे पंक्ति में, या चौथे पंक्ति में। दोस्तों आप लेसन प्लान बनाए होंगे, जो शिक्षण का जो बिंदु है, जो शिक्षण का बिंदु है कि आप किस पॉइंट पर शिक्षण करने जा रहे हैं उसका उल्लेख किस पर होता है दोस्तों। जब आप लेसन प्लान बनाते रहे होंगे, आप दोस्त जब आप बीएड कर रहे होंगे उस टाइम, तो उस टाइम से आपको आपने देखा होगा शिक्षण जो आप करते थे, शिक्षण की बिंदु का उल्लेख कहाँ करते थे, जो प्रथम पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में, तीसरे पंक्ति में, चौथे पंक्ति में। दोस्तों अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए, तो हम करते थे दोस्तों प्रथम पंक्ति में, ऑप्शन संख्या आपका ए बनेगा। प्रथम पंक्ति में हम क्या करते थे दोस्तों, वह उद्देश्य जो शिक्षण का बिंदु का उल्लेख करते थे। ऑप्शन संख्या 15 का ए ऑप्शन बनेगा। जी दोस्त एक इंफॉर्मेशन है दोस्त, अगर आप सभी वैसे तो दोस्त आप सभी बिहार स्टेट का पेपर अवश्य देंगे और तभी तो दोस्त इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। और अगर दोस्त बात किया जाए कि अगर आप दोस्त बिहार स्टेट देना चाह रहे हैं और देंगे तो जरूर, तो दोस्त आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन यह है कि आप सभी क्योंकि दोस्त कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए अपना मूल्यांकन जरूरी है कि करना कि क्या उस जो स्टैंडर्ड जो पेपर देने जा रहे हैं क्या उसमें मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके मैंने कहीं ना कहीं उसको हम गेस करने की कोशिश करें क्या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए हम करते हैं टेस्ट, उसके लिए दोस्त क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। अगर दोस्त आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी www.study91pro.com के साथ दोस्त जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी एप्लीकेशन Study91 Pro और आप सभी वहां पर टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना जो साथी कि अगर अदर एग्जाम्स की आप तैयारी भी कर रहे होंगे तो उसके लिए साथी क्या कर सकते हैं आप सभी और भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल है दोस्तों 200 प्लस एग्जाम्स के टेस्ट पेपर, तो उसे भी आप सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो या तो दोस्त क्योंकि बिहार स्टेट का पेपर दोस्त ऑनलाइन मोड में होता है पेपर, और इसीलिए दोस्त आपके लिए टेस्ट पेपर ऑनलाइन भी है या अवेलेबल है, तो आप सभी इसको अवश्य दे सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो तो। दोस्त प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए, किस प्रकार के परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। दोस्त करा किस प्रकार के परीक्षण में, किस प्रकार के टेस्ट में वस्तु का दोस्त विश्लेषण करा, वस्तु का दोस्त एनालिसिस आवश्यक है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछ रहा है। मानकीकृत परीक्षण में दोस्तों या शिक्षक ने परीक्षण किए हों उसके लिए, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही करा किस प्रकार के परीक्षण में, किस प्रकार के टेस्ट में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। तो दोस्तों क्या उसमें किसमें होगा दोस्तों, जहां पर मानकीकृत परीक्षण होगा, स्टैंडर्ड जो टेस्ट हो रहा है वहां पर दोस्तों एनालिसिस करना आवश्यक बन जाता है। ऑप्शन संख्या 7 ए बनेगा। शिक्षक ने जो परीक्षण किए हैं, जो शिक्षक ने टेस्ट किए हैं उसका एनालिसिस तो जो शिक्षक तो कर ही लिया है, अब क्या आप करेंगे। तो दोस्त मानकीकृत परीक्षण की बात करें तो उसमें वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। ऑप्शन संख्या ए बनेगा। 17 नंबर के लिए, किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। दोस्तों कौन सी ऐसा परीक्षण है, किस प्रकार का जो टेस्ट है जो छात्रों की प्रदर्शन की तुलना, मतलब जो छात्रों का परफॉर्मेंस है उसका दोस्त तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। वैसे दोस्त तुलना तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपसे अगर कह रहा कि तुलना की जाती है किसमें, वस्तुनिष्ठ संबंधित परीक्षण में क्या, या मानक संदर्भित परीक्षण में क्या दोस्तों, मानदंड संदर्भित परीक्षण में, या दोस्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तुलना अन्य छात्रों से जो तुलना की जाती है वह मानक संदर्भित परीक्षण में की जाती है। किसमें, मानक संदर्भित परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन संख्या 7 बी बनेगा। अगर आपसे कहे कि वह वैसे दोस्त करा प्रदर्शन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर छात्रों के प्रदर्शन की तुलना किसमें की जाती है तो मानक निर्देशित परीक्षण है, और मानक निर्देशित परीक्षण कभी नहीं होना चाहिए, या छात्रों की प्रदर्शन की तुलना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह निगेटिव पॉइंट है, यह शिक्षण के हिसाब से निगेटिव, क्योंकि हर बच्चे में व्यक्ति भिन्नता है,
हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, तो हम किस बात का भाई तुलना करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर ने ही सेम नहीं बनाया तो फिर हम मनुष्य होकर क्यों किसी का तुलना करेंगे। तो दोस्त इस प्रकार का तो नेगेटिव सेंटेंस था और नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ पूछ रहा था, तो साथ ही हमारा जो 17 का बनेगा ऑप्शन संख्या बी आपका इसमें से राइट बनेगा। 18 नंबर का नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है दोस्तों, नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है संरचनात्मक साक्षात्कार या केंद्रित साक्षात्कार या पैनल साक्षात्कार या समूह साक्षात्कार। दोस्तों नियोजित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? दोस्त नियोजित साक्षात्कार को हम क्या कहते हैं? ऐसा दोस्त आपके सामने प्रश्न संख्या 18 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दोस्त प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बनेगा। जी इसमें से दोस्तों क्या इसमें से राइट ऑप्शन नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है संरचनात्मक साक्षात्कार, ऑप्शन संख्या दोस्त ए बनेगा। नियोजित साक्षात्कार में क्या होता है कि आमने सामने दो लोग बैठते हैं, आमने सामने लोग बैठते हैं और हमारा साक्षात्कार होता है या कोई व्यक्ति दूसरा लेता है उसको आपको साक्षात्कार आपका करता है, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू लेता है। तो नियोजित साक्षात्कार को दोस्तों एक बोल सकते हैं संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है, तो ऑप्शन संख्या दोस्त ए ऑप्शन बनेगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है दोस्तों? कौन सा ऐसा साक्षात्कार है, इंटरव्यू मेथड है दोस्तों, जिसमें चर्चा जो हम कर रहे हैं उसमें कर एक विधि पर, एक मेथड पर दोस्तों क्या होता है, सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है। ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है क्या संरचनात्मक साक्षात्कार में या दोस्त केंद्रित साक्षात्कार में, पैनल साक्षात्कार में या समूह साक्षात्कार में? दोस्तों किसी एक विधि पर केंद्रित होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आप गलतियां करके चले आते हैं दोस्तों। संरचनात्मक साक्षात्कार दोस्तों तब होता है जब आमने सामने लोग बैठे होते हैं दोस्तों, किसी एक बिंदु पर या किसी एक विधि पर केंद्रित नहीं होता है। जो संरचनात्मक साक्षात्कार होता है वह आमने सामने दो लोग जिसका होता वह बैठता है और जो लेता आपका इंटरव्यू वह भी दोस्त बैठता है, तो कहीं ना कहीं दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो संरचनात्मक साक्षात्कार में एक विधि पर केंद्रित नहीं होता दोस्तों, कई चीजें आपको दिख जाती हैं, कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रित साक्षात्कार में दोस्तों किसी एक बिंदु पर फोकस करके आपका साक्षात्कार होता है, ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन बनेगा। पैनल साक्षात्कार में दोस्तों 4-5 लोग बैठे होते हैं और आप अकेले बैठ करके, जैसे आईएएस का इंटरव्यू हुआ, आपका पीसीएस का इंटरव्यू हुआ, वह दोस्तों पैनल साक्षात्कार हुआ। समूह साक्षात्कार का मतलब है कि आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, हम आपका ले रहे हैं, आपका हमारा इंटरव्यू, हम आपका इंटरव्यू, तो एक तरह की सामूहिक रूप से साक्षात्कार हो रहा है। यह आपका 19 का दोस्त ऑप्शन संख्या बी बनेगा। तो केंद्रित साक्षात्कार होगा तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। 20 नंबर का आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है कि ध्यान भटकने वालों की प्रभावशीलता या सुविधा सूचकांक या भेदभाव शक्ति या उपरोक्त सभी। दोस्तों आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है किस पर दोस्तों? ऑप्शन संख्या क्या इसमें से राइट ऑप्शन दोस्त बनेगा। तो दोस्त आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है कि ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता कितनी है, ठीक है, इसकी भी है, सुविधा सूचकांक क्या है, भेदभाव शक्ति क्या है, इसका मतलब कहीं ना सही, साथ ही आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। सभी के सभी पॉइंट तो सही है। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है कि ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता कितनी है, जो आपको ध्यान भटका सकता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है, सुविधा सूचकांक कितना है, आपके ऊपर सुविधा कितना दिया जा रहा है, भेदभाव शक्ति मतलब कहीं ना कहीं कितना भेदभाव किया जा रहा है, ये सभी पर डिपेंड होता है। ऑप्शन संख्या 220 का डी ऑप्शन है। करेक्ट कि सत्य असत्य, जो दोस्त करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपका ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। सत्य असत्य परीक्षण, जो ट्रू और फॉल्स वाला दोस्त जो टेस्ट होता है में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपसे पूछ रहा है। जो दोस्त आपने देखा होगा, हम सब जब छोटे रहते थे तो दोस्तों सत्य असत्य वाले प्रश्न खूब आते थे, तो 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर में आते थे दोस्तों। उसका महत्वपूर्ण लाभ क्या है? अनुमान लगाने का उन्मूलन दोस्तों, या व्यापक नमूनाकरण होता है, या आइटम वैधता होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं साथी। तो वह सत्य और असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है दोस्तों? बताएंगे दोस्त उसका लाभ क्या है जी दोस्त, इसका बताएंगे लाभ क्या होता है। अच्छा प्रश्न है साथी, क्या इसमें से आपका लाभ होता है? इसमें से दोस्त बताएंगे लाभ क्या होता है। अच्छा प्रश्न है साथी, आपका इसमें से क्या होगा, इसमें से राइट ऑप्शन। तो दोस्तों हम जानते हैं सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है अनुमान लगाने का, अनुमान किया जाता है। भाई सत्य असत्य की परीक्षा में आप अनुमान लगाते हैं कि भाई यह अनुमान लगा के इसको कर देते हैं, अनुमान दोस्त नहीं लगाते।
व्यापक नमूनाकरण दिया जाता है दोस्तों। व्यापक रूप से आपका जो नमूनाकरण ऑप्शन संख्या आपका दोस्त इसमें से बी ऑप्शन बनेगा। आइटम वैधता इसमें से दोस्त वैधता की बात कोई नहीं है, तो सीधा सा आपका ऑप्शन संख्या 21 का बी ऑप्शन बनेगा। साथ ही कह रहा 22 नंबर, यदि किसी वस्तु की कठिनाई सूचकांक 5% है दोस्तों, कह रहा कि कठिनाई सूचकांक 5%, तो कठिनाई सूचकांक का मतलब है दोस्तों कितना कठिन प्रश्न है। वस्तु का कठिनाई सूचकांक की मतलब, जैसे आप कोई पेपर देने जाते हैं दोस्तों, उसमें से अगर बात करें तो लोग 5% ही पास हुए। जैसे आप कोई पेपर दिए गए, 100 क्वेश्चन है, 100 लोग हैं दोस्तों, उसमें से सिर्फ 5 लोग पास हुए, 5 लोग पास हुए और 95 लोग दोस्तों क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसका मतलब है क्या, 5% लोग पास हुए। अब भाई 100 लोग थे जिसमें से 5 लोग पास हुए, 95 लोग फेल हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यही तो बात कर रहा है भाई साहब की कारा की जो कठिनाई सूचकांक है वह 5% है, मतलब सिर्फ 5% ही लोग पास हुए हैं। तो वह क्या होगा, क्या वह मुश्किल है दोस्तों, या बहुत आसान है, या आसान है, या स्वीकार है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, वह किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक अगर 5% होगा तो दोस्तों वह मुश्किल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह कठिनाई भरा चीजें थी। ऑप्शन संख्या दोस्त ए बनेगा। क्या बनेगा, वह क्या है, वह एक मुश्किल है। ऑप्शन संख्या दोस्तों ए बनेगा। इस प्रकार के दोस्त प्रश्न आ सकते हैं और आए भी हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आमतौर पर दोस्तों, आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है दोस्तों। जो अंकन और रिपोर्टिंग मतलब किसका प्रणाली का मतलब सिस्टम का प्रकार होगा दोस्तों। माता पिता के को पत्र दोस्तों पारंपरिक अंकन प्रणाली को बोला जाता है। पास फेल प्रणाली को बोला जाता है दोस्तों। उपयुक्त सभी दोस्त अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 24 नंबर में कौन सा राइट ऑप्शन होगा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 24 नंबर के लिए दोस्त प्रयास करेंगे आप सभी बताने का कि इसमें से क्या होगा। आमतौर पर जो अंकन होता अंक दिया जाता है और दोस्त एक तरीके से रिपोर्टिंग प्रणाली मतलब रिपोर्ट आपको आपने कितना क्या किया है, परफॉर्मेंस कितना किया है, एक तरीके से रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करना दोस्तों का किस प्रकार का। माता पिता को पत्र, सही है भाई, माता पिता को तो पत्र होगा, माता पिता को पत्र होगा कि भाई आपका बच्चा इतना चीजें किया है। एक तरीके पारंपरिक अंकन प्रणाली है दोस्तों, एक जो रूढ़िवादी एक तरीके से परंपरा पे चली आ रही जो अंकन प्रणाली है उस पर भी होगा। पास फेल कि आपने कितने लोग पास हुए कितने लोग फेल हुए, वह एक प्रणाली बोली जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोस्त कह सकते हो ऑप्शन संख्या डी इसमें से सही होगा। तो आमतौर पर जो अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है यह सभी के सभी प्रकार होंगे। ऑप्शन संख्या डी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर। क्रम मापन मूल्यता होता है, क्रम मेजरमेंट मूल्यता दोस्तों, मापन दोस्तों मूल्यता क्या है, संख्यात्मक मूल्य होता है या गुणात्मक मूल्य होता है या मूल्य निर्णय होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों हम क्या करें, मापन मूल्यता क्या होता है, जो दोस्त हम मापन करते हैं वह मूल्यता क्या होता है। साथी प्रयास करेंगे साथी बताने का कि हम जानते हैं जो मापन मूल्यता होता साथी, तो मापन जो किया जाता है वो मूल्यता क्या होता है, संख्यात्मक होता है कि आपने कितने में कितना पाया। भाई 100 नंबर का प्रश्न है और 100 नंबर की आपका प्रश्न पत्र है, तो उसमें आपने कितना स्कोर गेन किया है, वही दोस्तों मापन मूल्यता जो होता है वह संख्यात्मक होता है। ऑप्शन संख्या दोस्त ए बनेगा। 25 नंबर में मूल्यता मूल्यांकन है दोस्तों। मूल्यता मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की बात आपको मैंने अभी आपको सामने मापन की बात की, मापन को मैंने आपको बताया था। मापन एक तरीके से क्या है, एक दोस्तों मैंने आपको बताया संख्यात्मक होता है। क्या होता है, संख्यात्मक होता है। और अच्छा प्रश्न है साथी। और मैंने आपका अभी आपसे करा मूल्यांकन करा कि मूल्यांकन दोस्तों क्या है, क्या करा, गुणात्मक मूल्य है या संख्यात्मक मूल्य है या मूल्य निर्णय है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्त आपसे पूछ रहा मूल्यता मूल्यांकन क्या है, अभी तक तो मापन पूछा था तो मापन को मैंने बताया सही संख्यात्मक होता है। अब मूल्यांकन को दोस्त पूछ रहा कि या आपका मूल्यांकन दोस्त क्या होता है, मूल्यता क्या होता है या मूल्य निर्माण होता है दोस्तों, क्या होता है या संख्यात्मक और दोस्त आप बोल सकते हैं या मूल्यता दोस्त मापन जो मूल्यांकन जो होता है वह मूल्य का निर्माण करता है कि आप में मूल्यांकन आप कितने में कितना स्कोर गेन नहीं किए हैं, आप में कितना आपने परसेंट गेन किया। मूल्यता मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से मूल्य निर्माण करना, आपका मूल्य निर्माण करना आपका इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन संख्या दोस्तों सीधा सा मूल्य आपसे पूछा मूल्यांकन क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे मूल्य निर्माण करना होता है। मूल्यता मूल्यांकन दोस्त मूल्य निर्माण करना आपका इसमें से बन जाएगा। नेक्स्ट पेपर आपका नेक्स्ट प्रश्न पर 26 नंबर की बात करेंगे साथी। करा कि एक पेपर में एक छात्र का स्कोर क्या है, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर क्या कहलाएगा। कोई छात्र कोई पेपर दिया है, एक छात्र ने और उसका स्कोर दोस्तों क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया और आप पेपर देने के बाद आपका नंबर भाई साहब 100 में से 80 नंबर आ गया।
80 नंबर दोस्तों आपने पाया 100 में से, तो करा कि 100 में से करा कि एक पेपर में करा एक छात्र का स्कोर क्या है भाई, उसने 80 नंबर पाया तो वह दोस्त मूल्यांकन बोला जाएगा, या उसका परीक्षण बोला जाएगा, टेस्ट बोला जाएगा, या दोस्त बोला जाएगा उपरोक्त सभी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर दोस्तों क्या कहलाता है, एक छात्र का स्कोर दोस्तों इसमें से क्या कहलाता है, प्रयास करेंगे दोस्तों बताने का। तो दोस्त एक पेपर में एक छात्र का स्कोर की अगर बात करें तो दोस्तों मूल्यांकन की बात करें, देखिए मूल्यांकन में दोस्तों मापन में क्या होता है, मापन में दोस्त मैंने बताया था मापन एक संख्यात्मक होता है, क्या होता है, एक संख्यात्मक होता है, मैंने आपको यह बताया था दोस्त। मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन दोस्त एक तरीके से आप कह सकते हैं, मूल्यांकन एक तरीके से मूल्य निर्माण करना होता है, मूल्य निर्माण करना कि आपने कितना उसमें परसेंटेज में चीजें गेन किया है, उसमें कितना आपने परसेंटेज में गेन किया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो दोस्त करा कि एक पेपर में एक छात्र का स्कोर दोस्तों वह मूल्यांकन को भी दर्शाता है कि आपने कितना अच्छे से, एक छात्र का स्कोर की अगर बात करें वह उसके आपके मूल्यांकन को दर्शाता है कि आप में कितना मूल्य निर्माण हुआ है, उसको भी दोस्त दर्शाता है। दोस्त परीक्षण टेस्ट आपको दर्शाता, माप भी दर्शाता, उपयोग सभी आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। क्या आपका दोस्त होगा, वह स्कोर आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, एक पेपर में एक छात्र का जो स्कोर है वह दोस्तों क्या दर्शाता, उपयुक्त सभी आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा साथी, उपयुक्त सभी आपका इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें से आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, कहा कि एक अंतरिम एक परीक्षण दोस्तों है वह परीक्षण की बात करें आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। एक परीक्षण एक टेस्ट जो कर रहा है, एक टेस्ट दोस्त करा कि आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा या कितना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक अगर टेस्ट की बात करें, एक टेस्ट आमतौर पर प्रश्न का उत्तर क्या देता है, एक बात करें कहा जाए कि अगर एक कोई टेस्ट आपने लिया, एक टेस्ट आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, कितना अच्छा है इसको बताता है कि कितना अच्छा है या बताता है, कितना अच्छा है या बताएगा कि कितना अच्छा या बताएगा कि कितना है या बताता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक टेस्ट दोस्त या नहीं कभी नहीं बताता कि भाई कितना कितना अच्छा है या कितना अच्छा है, उपयुक्त में से आपका कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आप कहेंगे दोस्त एक टेस्ट है आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, इसमें से कुछ नहीं देता साथी, या कितना अच्छा है, तो दोस्तों आप कह सकते हैं सभी भी दे सकता है और इसमें से कोई भी नहीं दे सकता। आप कहेंगे दोस्तों सभी का सभी दे सकता, ऐसा हम नहीं करें, कितना है या भी दोस्तों बता सकता है, प्रश्न का उत्तर देता है परीक्षा कि भाई टेस्ट या थोड़ी ना बताता है कि भाई टेस्ट आपका हुआ तो कितना अच्छा है, या थोड़ी ना बताएगा या कितना अच्छा है या कितना है, या नहीं बताता। दोस्तों अब हो सकते हैं टोटल आपका गेन करने की बात करता है, एक टेस्ट आपको बताने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28 नंबर है, किसका उपयोग किसका मूल्यांकन कि कौन सा मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। दोस्तों क्या योगात्मक मूल्यांकन का, रचनात्मक मूल्यांकन का, प्लेसमेंट मूल्यांकन का उपयोग सभी। दोस्तों आपका किस प्रकार का मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं उसकी प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो दोस्त आप कहेंगे वह किया जाता है भाई साहब रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है कि आपने कितना सीख रखा। दोस्तों एक तरीके से रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों कि आप पे एक तरीके से सृजनात्मक मूल्यांकन आप बोल सकते हैं, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसे दोस्त क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जा सकता है, फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोस्तों आप बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, या आप दोस्तों इससे बोल सकते हैं सृजनात्मक मूल्यांकन। एक तरीके से सृजनात्मक मूल्यांकन बोला जा सकता है, सृजनात्मक मूल्यांकन आपका बोला जा सकता है कि आप में कितना बेहतर आप चीजों को समझते हैं। एक तरीके से रचनात्मक का मतलब एक तरीके से आप सतत और व्यापक दोनों को ऐड करेंगे, सतत और व्यापक दोनों को ऐड करेंगे, सतत और व्यापक दोनों को ऐड करेंगे। तो साथ ही इसमें से अगर आप बात किया जाए तो कौन सा आपका राइट होगा, तो दोस्त सीधा सा आपका बी ऑप्शन में रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए दोस्त किया जाता है कि आप कब क्या आप में दिक्कत हो रहा है उसके लिए साथ ही किया जाता है। ऑप्शन संख्या दोस्त बी ऑप्शन बनेगा 28 का। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमान का उपयोग किया जाता है दोस्त, प्रक्षेप पैमान या निष्कट स्केल या समान पैमाना या तकनीकी पैमाना। दोस्तों किस माप के लिए किस दृष्टिकोण माप के लिए दोस्तों दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमान का उपयोग किया जाता है।
दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, ऐसा दोस्त आपसे पूछ रहा है। 29 नंबर में साथी कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों एक दोस्त अगर बात किया जाए, या आपका जो लिकट जो आपका होगा एक क्रम सूचक पैमाना बोला जाता है दोस्तों, या क्या बोला जाता है, क्रम सूचक पैमाना बोला जाता है। क्रम सूचक क्या बोला जाता है, क्रम सूचक पैमाना, देखेंगे क्रम सूचक पैमाना बोला जाता है। क्रम सूचक दोस्तों पैमाना बोला जाता है, पैमाना इसे बोला जाता है क्रम सूचक। जो लिकट स्केल है दोस्तों, तो दृष्टिकोण माप के लिए किस प्रकार का किस पैमान का उपयोग किया जाता है, वो लिकट पैमान का। और क्रम सूचक पैमान है, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस वाइज क्रम सूचक एक क्रमबद्धता को बताएगा और उस तरीके से पैमान करता है दृष्टिकोण माप के लिए दोस्तों। तो क्रम सूचक पैमान या हम बोले लिकट स्केल का प्रयोग पैमान का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आप देखिए दोस्त, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं जो यह स्टेट का सिलेबस है वह सिलेबस बहुत एक आपके बेसिक आपके शिक्षण की कला को चेक कर रहा है, आप में कितना शिक्षण का कला है। क्या आपको बहुत कठिन शब्द देख पा रहे होंगे साथी, इतने हल्के शब्द नहीं है। कर योग्यता परीक्षण का उपयोग या मापने के लिए किया जाता है कि वर्तमान उपलब्धि में क्या है, या फिर दोस्तों कहा जाए कि आपका योग्यता प्राप्त की है उसके लिए किया जाता है, संभावित क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, या समग्र मानसिक क्षमता को मापने के लिए। योग्यता परीक्षण का उपयोग दोस्तों, योग्यता परीक्षण का उपयोग या पैमाने के लिए किया जाता है, या पैमाने के लिए किया जाता है किस पैमाने के लिए, वर्तमान उपलब्धि को योग्यता को दोस्तों इसमें से प्रयास करेंगे साथी बताने का किसके लिए दोस्त किया जाता है, योग्यता परीक्षण। तो दोस्त कहीं ना कहीं योग्यता परीक्षण लिखा है ना, योग्यता परीक्षण का उपयोग या मापने के लिए किया जाता है कि आपने योग्यता प्राप्त की है, कितना योग्यता प्राप्त की है। भाई योग्यता परीक्षण की बात हो रहा है ना, कि आप में कितना योग्यता, आपने कितना योग्यता प्राप्त की उसके लिए किया जाता है साथी। भाई योग्यता परीक्षण की बात हो रहा है कि आपने कितना पढ़ा लिखा है, कितने आपने पढ़े लिखे हैं दोस्तों, कि योग्यता परीक्षण का उपयोग या मापने के लिए किया जाता है कि वर्तमान उपलब्धि दोस्तों कितना आपने पाया उसके लिए नहीं किया जाता है। योग्यता आपने कितना योग्यता प्राप्त की उसके लिए किया जाता है योग्यता परीक्षण। संभावित क्षमता दोस्तों उसके लिए नहीं किया जाता कि आप में कितना क्षमता संभावना कितनी है उसके लिए, न समग्र मानसिक क्षमता, या भी साथी नहीं होगा। राइट ऑप्शन दोस्त आपका बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे आपको एक अंदाजा लग पाया होगा किस प्रकार के शब्द और कुछ ऐसे शब्द दोस्त हैं जो आपको बहुत अच्छे से की पॉइंट के माध्यम से समझना है, सीखना है दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस ईयर में दोस्त आए हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें दोस्तों या पेपर 2 की बात करें, तो अच्छे से आपको पेपर या 30 नंबर आपको क्वालिफाई कराता है साथी। और 150 प्रश्न होते हैं जिसमें से 100 प्रश्न आप जानते हैं साथी आपके सब्जेक्टिव के होते हैं, और 50 प्रश्न आपके, जिसमें से 50 प्रश्न में आपके 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं, और 30 प्रश्न आपके दोस्तों या आर्ट ऑफ टीचिंग का होता है। तो दोस्त इसमें अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे, बिहार में जो आपके शिक्षक भर्ती है उसमें बैठ पाएंगे, आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो साथी जरूरत है इसको पास करना, और जब आप पास कर ले जाएंगे तो साथी आप तभी बैठ सकते हैं। तो सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। जैसा भी आपको लगा हो यह सेशन, जरूर ये सब एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर देंगे, और सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास। जैसा भी फील हुआ हो आप जरूर बताने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम चीजें समझ लें साथी। थैंक यू क्लास।